नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को किसी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कक्षा 7 के विद्यार्थी है उनको अपने विषय की प्लेलिस्ट, अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूँढने में कोई प्रॉब्लम न हो, तो इसके लिए हमने उनके लिए अलग से प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। जब आप उस चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों जगह। यदि आप यहाँ ढूँढना चाहते हैं, इसी चैनल पे पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चैनल वाले प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी और यदि आप अलग से कि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े तो वहाँ क्लास 7th के बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछला पार्ट जो हमने पढ़ा था इस अध्याय का, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और पहले पार्ट से लेके लास्ट तक पढ़ते चलिए। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, प्लेलिस्ट में तो आपको पहला पार्ट मिलेगा, आप बीच में से देखेंगे तो आपको बहुत कम चीज़ें समझ में आएँगी। तो पिछला पार्ट में थोड़ा-सा आपको एक रिवाइज़ करवाता हूँ कि हमने पिछले पार्ट में बस सिर्फ़ परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था कि आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि आसान भाषा में ये याद रखिए कि वो परिवर्तन जिसमें कोई आपका पदार्थ है उसका सिर्फ़ स्वरूप चेंज होता है, आपका मूल रूप वही रहता है। स्वरूप मतलब उसका आकार बदल जाएगा, आपका उसमें माप बदल जाएगा, उसमें आपकी अवस्था बदल जाएगी। ये होता है स्वरूप का बदलना, लेकिन मूल रूप उसका वही रहता है। मतलब जिस चीज़ से बना ना वो, जैसे आपका पानी है, तो पानी से आपने बर्फ़ बना दी, तो उसका आपने क्या बदल दिया? स्वरूप बदल दिया, लेकिन है वो अब भी क्या है? पानी ही है, H2O ही है। उसका जो मूल कण है ना उसमें वही सम्मिलित है। आपको आ रही बात समझ में? लेकिन आपका जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या है कि स्वरूप तो बदलेगा ही बदलेगा, उसके साथ-साथ मूल रूप भी बदल जाता है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं भी, ठीक है? और रासायनिक परिवर्तन द्वारा नया पदार्थ कोई बनता है तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपको आगे बात समझ में? ये चीज़ें हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। चलिए आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती कुछ अन्य प्रक्रियाएं ये हमने पहले पढ़ ली थी। लोहे को जंग लगना हम इससे पहले वाले अध्याय में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करा रहा हूँ, 2-4 मिनट आपको लगेंगी कि आपने पूरा अध्याय धातुओं और धातुओं को संसार में पढ़ा था कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है कि जब लोहा आपका हवा और जल के संपर्क में आता है तो लोहे पर एक क्या है, भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है भी, ठीक है, जिसे जंग कहा जाता है। इस प्रकार जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। जो नया पदार्थ बना पपड़ी वो क्या है? आपका आयरन ऑक्साइड होता है। अब हम बात करते हैं दहन की भी, ठीक है। आज हमें मेनली दहन के बारे में ही पढ़ना है कि पूर्व अध्याय धातु और धातु का संसार में हमने मैग्नीशियम रिबन के जलने वाले क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है भी? तो हमने पिछले अध्याय में क्या जलाया था? मैग्नीशियम का रिबन जलाया था। उससे क्या बना था? एक सफेद रंग का चूर्ण बना था जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है। किस प्रवृत्ति का था वो? अक्षारीय प्रवृत्ति का था वो। इतनी चीज आपको याद होंगी जरूर, ठीक है। तो ये कहता है कि परिवर्तन भौतिक है या फिर रासायनिक। ये आपको पता है कि ये आपका रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नया चीज बन रही थी, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी, ठीक है। ऊष्मा भी उसमें हुई थी। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता, अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है। हम अवलोकन करते हैं कि इस प्रक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कि इसमें ऊष्मा मतलब हीट को बोलते हैं, जो आपको गर्माहट का आभास होता है ना, तो ये समझ लीजिए कि हीट निकल रही है। और सिर्फ आपको प्रकाश का आभास हो तो वो क्या होती है? आपकी आपकी ऊष्मा होती है, सॉरी, वो आपका प्रकाश होता है। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है किसमें? प्रकाश और ऊष्मा में भी। किसमें? प्रकाश और ऊष्मा में। मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कई बच्चों को प्रकाश
और जो आपका ऊष्मा है, उसको क्या रहता है, डाउट रहता है कि प्रकाश कौन-सा है और ऊष्मा कौन-सी है। आपने अपने घरों में पुराने लट्टू देखे होंगे भी, क्या है? पुराने लट्टू देखे होंगे जो आपके तंतु लट्टू थे, उसमें इस प्रकार का तंतु होता था भी, ठीक है? तो ये लट्टू देखना, ये प्रकाश के साथ-साथ आपको ऊष्मा भी दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रकाश के साथ ऊष्मा भी, प्रकाश हो रहा है और साथ-साथ ये आपको इस पे हाथ दिए आपका गर्म हो रहा है। तो वो जो गर्माहट है ना, ठीक है, जो तापमान बढ़ रहा है इसके आसपास का, वो किसके कारण है? क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और आजकल जो आपकी सीएफएल आ रही है ना, बिल्कुल इस प्रकार की, ये आपको क्या देती है कि आपको ऊष्मा इतनी ज़्यादा पैदा नहीं करती है, सिर्फ़ क्या ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वो क्या? ऊष्मा। अब आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि ऊष्मा क्या है और आपका प्रकाश क्या है, ठीक है? ऊष्मा क्या होता है? हीटर आप बताओ, हीटर आपको ऊष्मा देगा या प्रकाश देगा? अब आप समझेंगे सर ऊष्मा देगा भी, क्या देगा? ऊष्मा। कई बच्चे इसमें डाउट रहते हैं ऊष्मा में, ठीक है? अब आपको समझ में आ गई, कोई भी चीज़ जो आपको गर्म करती हो ना, तो वो आपकी क्या है? ऊष्मा देगी। गर्मी पैदा कर दे, तापमान बढ़ाती हो, ठीक है? वो क्या? ऊष्मा देगी। ये चीज़ें क्लियर आपकी? क्योंकि कुछ बेसिक की सी चीज़ें होती हैं और बच्चा मन ही मन घूमता रहता है कि ये चीज़ क्या होती है और वो ये साहस नहीं करता टीचर से पूछने की, सर ये चीज़ क्या है? हमें इसका अंतर समझ में नहीं आया। तो यही प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए बनाया गया ताकि आपको एक-एक चीज़ करवाते हुए चले, कोई भी चीज़ न समझ में आए वो आप कमेंट कर देना। मैग्नीशियम रिबन जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन समीकरण क्या होता है? समीकरण जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं ना कि किन चीज़ों कौन सी चीज़ स्टार्टिंग में थी और कौन सी चीज़ बन रही है, तो उसको इस प्रकार लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम समीकरण बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, ठीक है? तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, आपको ऊष्मा मिली, ठीक है? और प्रकाश मिला। ठीक, आप कहेंगे सर ये ऊष्मा तो हमें मिली नहीं, तो क्या आपके हाथ वगैरह गर्म नहीं हुए आस-पास? वो चीज़ अलग है कि आपने लिया नहीं, प्रकाश उत्पन्न हुआ था जब हमने जलाया था, तो ये सारी चीज़ें हुई भी। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था? श्वेत चूर्ण था। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है भई? ये देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको याद पूछ सकता है कि दहन क्या होता है अभी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता वह दहन कहलाती है। जिन अभिक्रिया पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में लास्ट में बताया था कि जो पदार्थ आपके जल सकते हैं वो पदार्थ आपके क्या होते हैं? दहनशील पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल ये क्या है? आपके दहनशील पदार्थ हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में क्या है? वायु की उपस्थिति में या फिर आप बोल सकते हैं जो पदार्थ वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या दें? ऊष्मा और ऊर्जा दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दहन बोलेंगे, ठीक है? और वे पदार्थ क्या कहलाएँगे? दहनशील पदार्थ होते हैं। आइए पता लगाइए क्या ऑक्सीजन ज़रूरी है भी जलने के लिए या फिर बिना ऑक्सीजन भी चीज़ें जल सकती है? क्योंकि इसने स्पेशल मेंशन किया है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, क्या ऑक्सीजन नहीं होंगी तो चीज़ें नहीं जलेंगी? तो ये एक्सपेरिमेंट हम अब करके देखते हैं अभी। 2 भिन्न-भिन्न पेट्री डिशों में सावधानीपूर्वक 2 समान मोमबत्तियाँ जलाइए भी। आपने 2 मोमबत्तियाँ जला दी इस प्रकार से। इसमें से एक मोमबत्ती को चित्र 5.6 में दिए गए अनुसार गिलास से ढक दीजिए। आपने काँच के गिलास से इसको ढक दिया। दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लौ में क्या होता है? अब क्या होता है अभी? आपने देखा कि ये मोमबत्ती जल रही जो बाहर थी और ये मोमबत्ती है कुछ समय बाद आपका 1 या 2 मिनट बाद ये मोमबत्ती क्या है? बुझ जाती है। इस मोमबत्ती के बुझने का कारण क्या हुआ अभी? हम अवलोकन करते हैं कि जिस मोमबत्ती को ढका नहीं गया था वह जलती रही है और जिस मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया गया वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों है? आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ अभी? क्योंकि गिलास से ढकी मोमबत्ती में वायु की निरंतर आपूर्ति नहीं होती, अतः लौ जल्दी बुझ जाती है अभी। तो यहाँ देखिए वायु की आपूर्ति निरंतर नहीं होती क्योंकि उसको क्या चाहिए जलने के लिए? ठीक है, जलने को लिए चाहिए ऑक्सीजन। जो गिलास के अंदर ऑक्सीजन थी, जो आपने गिलास था, ये जो गिलास ढक रखा था और मान लेते हैं यहाँ पे आपकी मोमबत्ती जल रही है, तो क्या था इस मोमबत्ती ने जो गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो तो यूज़ करी धीरे-धीरे, ठीक है? वो ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि इसके गिलास के अंदर वाली ऑक्सीजन क्या होगी? खत्म हो जाएगी, तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। मतलब कि आप चीज़ें तभी जल पाएँगी जब ऑक्सीजन होंगी भी, ठीक है?
वायु का घटक ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। मोमबत्ती पर पलट कर रखे गए कांच के गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से इसकी पुष्टि की जा सकती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में परीक्षण कैसे कर सकते हैं? आप पेट्री डिश में थोड़ी कम मात्रा में चूने का पानी डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो उपस्थित है ना, वो गैस क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण हमने पिछले में भी किया था और शायद इस अध्याय में भी किया था कि हमने क्या किया कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवानी है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक नलकी वगैरह निकाल दीजिए, अगर जोड़ सकते हैं तो आप इस प्रकार से कि यहाँ इसके माध्यम से, सॉरी, ठीक है, कि यहाँ से आप एक नलकी निकाल के जो ये गैस है ना, इसको कहाँ पहुँचा दिया आप, चूने के पानी में पहुँचा दीजिए। यदि रंग उसका दूधिया हो गया, चूने के पानी का रंग अगर दूधिया हो गया, तो समझ जाना जो गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भी। ठीक है, आप अवलोकन करेंगे कि यह दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोम से प्राप्त कार्बन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की विक्रिया द्वारा बनती है भी। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए ना क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये तो कार्बन, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहाँ से लेगी भी, कार्बन तो मिलेगा इसको कहाँ से, ये मोमबत्ती जल रही है इससे। ठीक है, और ऑक्सीजन इसके अंदर CO2 बनी, इस प्रकार से ये बनती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अन्य शब्दों में कहे तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कि अगर किसी चीज को जलाना है आपको तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भी। ठीक है, यदि किसी के वस्त्रों में आग लग जाए, ये आपका प्रैक्टिकल फायदा है, आपको सोचना और समझना है। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? व्यक्ति के चारों ओर एक कंबल या कोई वस्त्र लपेट दीजिए, इससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है भी। ठीक है, तो उसने कहा कि यदि किसी जगह पे आग लग जाए या आपको बोलते हैं, तो उस पे क्या कीजिए, आपको कोई मोटा कंबल लपेटना है भी, गीला हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, जब वो उसपे आप कंबल लपेट देंगे ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जो सबसे पहले जो मान लो कि आग लगी हुई है, तो आपने वो ऑक्सीजन, अब जब आपने कंबल लपेटा तो जो ऑक्सीजन थी अंदर थी वो तो जलेगी जली, उसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वो अंदर वाली ऑक्सीजन खत्म होगी, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, क्योंकि जो कंबल है वो आपका बाहर से और ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। आपको आ रही बात समझ में? सावधानी, संश्लेषित रेशों से बने कंबल अथवा ऐसे किसी वस्त्र का उपयोग आग बुझाने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पिघल सकते और त्वचा से चिपक सकते। जो आपके नायलॉन वगैरह के आते हैं ना, सिंथेटिक आते हैं, इनका प्रयोग न करें, क्योंकि ये आपके वैसे के वैसे आपको चिपक जाएंगे भी। प्रकृति की आश्चर्य, आपने संध्या काल में प्रकाश उत्सर्जित करते हुए कुछ कीटों को बगीचे या खेत में देखा होगा। इन कीटों को जुगनू कहा जाता है। इनका प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। जीवों में इस प्रकार की ऊष्मा रहित प्रकाश उत्पत्ति को जीव संदीप्ति कहा जाता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से अगर क्वेश्चन फंस गया ना, इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना भी। ठीक है, तो ये देखिए भी, जो आपका जुगनू होता है वो प्रकाश देखता है भी। ठीक है, आपको रात को क्या है, आपको कि चसते हुए आप देखते हैं, उसको जगते हुए आप देखते हैं जुगनू को भी। ठीक है, जहाँ पट बीजना कुछ अलग अलग नाम लेते हैं उस जीव जीव के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि अब आपने देखा कोई भी चीज, चाहे CFL हो, चाहे आपका लट्टू हो, कि वो जब आपको प्रकाश देता है ना, साथ साथ वो हीट भी देता है भी, मतलब गर्म भी होता है। तो जो आपका ये जीव है पूरी रात क्या है, ये आप जगमग करता रहता है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो क्या हीट भी उत्पन्न होती है? इनमें हीट उत्पन्न नहीं होती। यदि उस जुगनू में हीट उत्पन्न हो साथ साथ, तो वो गर्म होकर मारा जाएगा भी। ठीक है, लगातार हीट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया भी, ठीक है, इनका प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। जीवों में इस प्रकार की उष्मा रहित प्रकाश उत्पत्ति को जीव संदीप्ति कहा जाता है भी। तो इस प्रकार के जो आपकी है ना, कि जिसमें क्या है, आपका सिर्फ प्रकाश उत्पन्न हो, हीट उत्पन्न न हो, तो उसको बोलते हैं जीव संदीप्ति। क्या बोलते हैं? जीव संदीप्ति प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया ना, तो 100% बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो आपका ये जीव है जुगनू, इसमें क्या होता है कि रासायनिक विक्रिया द्वारा सिर्फ प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीव संदीप्ति। क्या आपको समझ में आई बात या फिर नहीं आई भी?
ठीक है। इन कीटों को जुगनू कहा जाता है और इनका प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। जीवों में इस प्रकार की ऊष्मा रहित मतलब ऊष्मा के बिना प्रकाश की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? जीव संदीप्ति कहा जाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं भी। क्या वायु की उपस्थिति दहन के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है भी। हमने ऊपर सीखा कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन आवश्यक है। दो चीजें चाहिए। यदि हमें आग लगाना है ना, दहन मतलब आग लगाना, तो एक तो पदार्थ हमारा क्या होना चाहिए? दहनशील भी। क्या होना चाहिए? दहनशील पदार्थ हमारा होना चाहिए भी। और प्लस में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। दहनशील पदार्थ मतलब कि जो पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जल सके, पदार्थ ऐसा होना चाहिए। और एक ऐसा और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक। अच्छा, जन रह गया क्या? ऑक्सीजन भी। हम यह भी जानते हैं कि कागज एक दहनशील पदार्थ है, परंतु इसे वायु में कितनी भी देर रखा जाए फिर भी इसका दहन नहीं होता। दहन प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है भी? अब देखिए कि हमने देखा कि दहनशील पदार्थ ये नहीं कि दहनशील पदार्थ आ गया और वायु आ गई तो अपने आप जलने लगेंगे। कुछ तो आपको चाहिएगा, क्योंकि दहन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? क्या ये दोनों चीजों से दहन हो जाएगा? नहीं होगा। हमें क्या है, ये कह रहा है कि दहन प्रारंभ करने के लिए हमें और किस चीज़ की आवश्यकता है? आइए इसके विषय में जानें। तो आपका जवाब होगा माचिस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लाइटर। ठीक है, उसको हम विज्ञान की, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम उसको क्या कहेंगे, ये चीज़ देखिए भी। यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। कागज के एक टुकड़े को चिमटे की सहायता से पकड़िए और इसके पास जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह तेजी से आग पकड़ लेती है। क्या हम कह सकते हैं कि दहन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है? क्या आपने सोचा अग्नि का? कि अग्नि, किसी ने माचिस किसी ने लाइटर, लेकिन वो भी क्या है? अग्नि का ही एक रूप है। एक तो ये हो गया, माचिस की सहायता से आपने कागज को जला दिया। दूसरा, कागज का दूसरा टुकड़ा लीजिए, सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस की सहायता से कागज पर केंद्र करके एक छोटा और चमकीला बिंदु बनाइए। ये काम आपने जरूर किया होगा भी। इस प्रकार का आपके ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस होगा और इस प्रकार से आपने सूर्य की किरण में कागज पे इस प्रकार का पॉइंट आपको बनाना है, ताकि सूर्य की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं बीच में भी। आपको आ रही बात समझ में? जैसा चित्र 5-5 साल में दिखाया गया है, इसके कुछ समय के लिए वही रहना दीजिए। आपने क्या अवलोकन दिया? और हमने अवलोकन दिया कि कागज में से धुआं निकलने लगता है। आप करके देख लीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है तो भी। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए, किसने यहाँ पे ये किया और यहाँ पे ये देखिए भाई। तो यहाँ पे ये गर्म होकर इसमें से धुआं निकलने लगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, किसी पदार्थ का आग के बिना भी दहन हो सकता है। हम इस परिवर्तन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आग की क्या जरूरत है? अभी ऊपर वाले में तो हमने आग लगाई थी, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो हमें आग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने सूर्य की किरणों के माध्यम से जो हमारा कागज था उसको जला लिया। ठीक है, कागज पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने से यह गर्म हो जाता है और समय के साथ कागज का तापमान बढ़ने लगता है। कुछ समय पश्चात कागज इतना गर्म हो जाता है कि वह जलने लगता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। अब आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात को भी, वरना पछताओगे। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। प्रज्वलन क्या है? प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। तो जब भी कोई आग की जरूरत नहीं, बस तापमान ज्यादा होना चाहिए। जिस तापमान पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको बोलते हैं प्रज्वलन। कई बार जंगलों में ऑटोमेटिक आग लग जाती है, क्योंकि आपके सूखे पत्ते होते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें जब लगातार सीधी पड़ती हैं तो उसका तापमान यहाँ तक पहुँच जाता है, जो पत्ते हैं आपकी सूखी लकड़ियाँ हैं, कि प्रज्वलन तापमान जितना गर्म हो जाता है। और आपको पता है, अगर तापमान प्रज्वलन तापमान तक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिक उनमें आग लग जाएगी। तो इस डेफिनेशन को याद रखना, आपसे पूछ सकता है ये कि प्रज्वलन तापमान क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको हम बोलते हैं प्रज्वलन तापमान। क्योंकि जलती हुई माचिस की तिल्ली का तापमान कागज के प्रज्वलन तापमान से अधिक है, अतः वह तत्काल आग पकड़ लेता है। क्योंकि जब हम माचिस की तिल्ली जलाई ना,
जो जल रही थी, उसका जो तापमान है वो कागज के तापमान से क्या है, जो कागज का प्रज्वलन तापमान उससे अधिक है। जैसे ही उसके संपर्क में ले गए, कागज का जो तापमान है प्रज्वलन तापमान से अधिक हो जाता है, वो जलने लगता है। लेकिन जो आपका लेंस के माध्यम से आपने किया, उसमें तापमान उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे ही वो प्रज्वलन तापमान तक पहुंचेगा उसमें आग लग जाएगी। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक? अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दहन प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों का अनिवार्य है। अब है ये आपके 3 तत्व जो दहन प्रक्रिया के लिए आवश्यक। आपसे एग्जाम में पूछा, एक दहनशील पदार्थ जिसे ईंधन भी कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ जो जल सके। ठीक है, आप पत्थर ले आओगे कि सर इसको जला दो, तो पत्थर थोड़ी ना जलेगा आपका। ऑक्सीजन है आपका ऊष्मा, जो ईंधन और उसको उसके प्रज्वलन तापमान तक पहुंचाती भी। और का आपको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए भी। ठीक है, आपने अब तक आग माचिस की बात कर रहे थे, अग्नि की बात कर रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट। मैंने बताया था ना, गर्माहट। गर्माहट आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि उस वस्तु का जो तापमान है प्रज्वलन ताप से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और अधिक होते ही क्या होगा? वो चीज जलने लगेगी भी, जलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चीज आपको याद हो जाएंगी। क्या क्या चीज चाहिए दहन के लिए, दोबारा बताओ। एक तो आपको ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा चाहिए ऊष्मा। ऊष्मा किस लिए? दहन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक बार स्टार्ट हो गया फिर हमें ऊष्मा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तो हमें ऊष्मा मिलने लगेगी भी। क्या भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया एक ही प्रक्रिया में हो सकते हैं भी? क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ही प्रक्रिया में हो सकते? क्या एक ही ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें आपका भौतिक परिवर्तन भी हो रहा हो और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा हो? मोमबत्ती जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, आइए जाने भी। ठीक, इसके साथ ही विश्लेषण कीजिए कि विद्यार्थी जलती हुई मोमबत्ती के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। ये मोमबत्ती आपके सामने जल रही है, तो आप सोचिए कि क्या क्या परिवर्तन होता आपको दिख रहा है अभी। ये बच्चा कहता है मोम पिघलता है और वाष्पीकृत होता है। मुझे लगता है कि मोम जलने से नए पदार्थ बनते हैं। मोम पिघलता है, बहता और फिर भिन्न भिन्न आकार में जमा हो जाता है। ठीक है, हो सकता है, ये कहती कि हो सकता है भी। ठीक है, ये इन्होंने प्रश्न देखे भी, लेकिन आपने क्या देखा? मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है और लौ की ऊष्मा के कारण यह वाष्पित हो जाता है। ठीक है, मोम की वाष्प जलकर मोमबत्ती की लौ उत्पन्न करती है, और मोम का पिघलना, जमना और वाष्पित होना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। ये क्या आपके भौतिक परिवर्तन है कि मोम वो थोड़ा पिघलता है, आपका वाष्पित होता है, वापस वो मोम के रूप में नीचे जम जाता है। आपने देखा भी होगा भी। वही वाष्प का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोम का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें आपको भौतिक परिवर्तन में आपको क्या बताया था कि भौतिक परिवर्तन में आपका क्या है कि सिर्फ आपका स्वरूप चेंज होगा। स्वरूप में क्या क्या बताया था कि उसका माप चेंज हो सकता है, उसका आकार चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था, अवस्था मतलब उसका वाष्प बन सकता है, उसकी बर्फ बन सकती है, मतलब वो जम सकता है, वो पिघल सकता है। तो यही क्रियाएं तो सब मोम के साथ हो रही है अभी। तो ये क्या है? आपका एक भौतिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार है। वाष्प का जलना, जब वाष्प जल जाती है और जल के हमें क्या मिलती है? ऊष्मा और आपको प्रकाश मिलता है, वो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ध्यान से समझना भी। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है मोमबत्ती में, मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि आपके पास क्या है? एक मोम है भी। क्या है? मोम। मोम में एक परिवर्तन तो ये हो रहा है कि वो पिघल रहा है और वाष्प बन रहा है। आप कहेंगे सर आपकी बात बिल्कुल सही है, वो पिघल के वाष्प में बदल रहा है। तो यहाँ पे ये बताइए, क्या ये पिघला हुआ मोम है? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल ये मोम ही है, सिर्फ इसकी अवस्था चेंज हुई है। तो एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। फिर वो वाष्प बना, क्या नया पदार्थ बना कोई मोम के अलावा? ये वाष्पित तो है, सिर्फ हमने जब वो मोम वाष्प में बदल गया तब हम उसको वाष्पित मोम बोलने लगे, लेकिन है तो क्या है? मोम ही। तो ये कौन सा परिवर्तन है? आप कहेंगे सर ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या बदलाव हुआ है? इसमें स्वरूप चेंज हुआ है अभी। क्या चेंज हुआ है? स्वरूप चेंज हुआ है। मूल रूप आपका मतलब मोम ही है। फिर आगे क्या हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आप सर कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब आप इससे आगे जाते हैं, हमारे पास क्या मिल गया अब? वाष्प। वाष्प किस में बदलेगा? वाष्प बदलेगा आपका जलकर ये
प्रकाश में और ऊष्मा में भी। किसमें? ऊष्मा में। अब आप बताइए, क्या दोबारा आपको मोम मिल सकता है? क्या ये मोम है? नया पदार्थ बन गया ना? नया पदार्थ बन गया और इसका मूल रूप स्वरूप के साथ मूल रूप भी बदल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार मोमबत्ती में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते ही आपका रासायनिक परिवर्तन है। बता दोगे? यदि मोम आपका पिघल रहा है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है, और मोम अगर जल रहा है वाष्पित होकर तो वो आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती में दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक वैज्ञानिक से ले लीजिए परिचय आपका, माइकल फैराडे इनका नाम है। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इन्होंने बहुत से आविष्कार किए हैं, आपके प्रयोग किए हैं, जिनके बारे में, इनकी खोजों के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है अभी। लेकिन यहाँ हम जान लेते, मोमबत्ती लंबे समय से अनेक वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। इन्होंने इनमें माइकल फैराडे भी सम्मिलित है अभी। मोमबत्ती ना बहुत से वैज्ञानिक सोच रहे थे कि किस प्रकार से चीजें घटित हो रही हैं। इनमें माइकल फैराडे भी थे। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। 19वीं शताब्दी के मध्य फैराडे ने मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास पर अपने व्याख्यानों की श्रृंखला प्रस्तुत की। फैराडे का मानना था कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मोमबत्ती एक उपयुक्त वस्तु है। इसके द्वारा उन्होंने पिघलने, वाष्पीकरण और दहन जैसी विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के विवेदनों पर चर्चा की भी। तो इन्होंने ही, जो आप पढ़ रहे हैं ना कि किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन, उनके बारे में इन्होंने ही बताया था अभी। मोमबत्ती से ही इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट थे कि पिघलना, वाष्पीकरण और दहन जैसी विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के विभेदन, मतलब किस प्रकार से इसमें अंतर है, वो सारी चीजें माइकल फैराडे ने ही बताई थी। ये समझना कि हीट से संबंधित जो चीज है ना, उष्मा से संबंधित, वो आपकी माइकल फैराडे ने ही ज्यादा उस पे शोध किए थे अभी। ठीक है, बस आप ये बात नॉलेज में रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अभी। क्या परिवर्तन स्थायी हैं अभी? अब आपसे पूछा गया है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये स्थायी हैं या नहीं, मतलब हमेशा के लिए है या नहीं, या फिर ये भी आगे परिवर्तित हो जाएंगे भी। जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे उसके मूल स्वरूप में ला सकते हैं? तो उसने कहा कि एक बार हमने पानी से बर्फ जमा दी, क्या दोबारा हम उसको पानी बना सकते हैं? आप कहेंगे सर बना सकते हैं। तो क्या ये परिवर्तन स्थायी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है? तो अब आप बताइए कि आपने लकड़ी जब जला दी तो आपके राख मिल गई आपको, तो क्या दोबारा राख से लकड़ी बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जो वापिस हो सकते हैं। जैसे आपने बर्फ से पानी बनाया, पानी की दोबारा से बर्फ बना लीजिए, जिसको भाप बना लीजिए, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको हम दोबारा उसी पहली अवस्था में नहीं ला सकते। तो उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। और प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट बुक पढ़े लाइन बाय लाइन। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए अगेन जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।